प्यारे विद्यार्थियों, हमने 3 जून 2021 से 12वीं कक्षा की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की। फिर 21 जून 2021 से हमने 10वीं की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की और आज 5 जुलाई 2021 से हम करने जा रहे हैं 11वीं कक्षा साइंस की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री विषय पढ़ाने जा रहा हूं। आज कक्षा 11 में केमिस्ट्री विषय में हम यूनिट 1 की चर्चा करेंगे। जो केमिस्ट्री का यूनिट 1 है वो है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, कि रसायन विज्ञान के अंदर जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो क्या है। देखो, सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की परिभाषा का जिक्र करते हैं। रसायन विज्ञान क्या होती है? रसायन विज्ञान की परिभाषा को लेके चलते हैं हम। देखो, रसायन विज्ञान में सबसे पहले हम पदार्थ का जिक्र करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण धर्मों का अध्ययन करें। किसका? पदार्थ के गुण धर्मों का अध्ययन करें, पदार्थ की संरचना का अध्ययन करें, जो पदार्थ होता है उसके संगठन का अध्ययन करें, और वो पदार्थ वो किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया। इन बातों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। देखो, पदार्थ के गुण धर्म क्या होंगे कि उसका गलनांक कितना है, उसका क्वथनांक कितना है, वो अम्लीय है या वो क्षारीय है, ये गुण धर्मों में आएंगे। संरचना के अंदर उसकी देखो जटिल संरचना है या सरल संरचना है। संगठन वो किस किस से मिलकर बना होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन और ऑक्सीजन से, जल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये बातें किस में आएंगी? संगठन में। साथ में देखो, संगठन में यही चीज नहीं आती है कि किस किस से मिलकर बना होता है, जो पदार्थ है वो कितने प्रतिशत है। जैसे कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, ये चीज भी बताएगा। इसमें भी प्रतिशत बताएगा कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है। उसको हम बोलते हैं संगठन। इस जो चैप्टर के लास्ट में आएगा प्रतिशत संगठन निकालना भी बताऊंगा। यहाँ तो सिर्फ हम परिभाषा पढ़ रहे हैं। पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आप जानते हो किसी के साथ, जैसे कार्बन की अभिक्रिया O2 के साथ, ग्लूकोज की अभिक्रिया O2 के साथ, किसी की भी मानो, कार्बन और जल की अभिक्रिया करवा दो, CO2 और जल की अभिक्रिया करवा दो। दो पदार्थों की आपस में जो भी रासायनिक अभिक्रिया है वो है पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया, किसी की भी कराओ। देखो, तो हम क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण धर्म, पदार्थ की संरचना, पदार्थ के संगठन तथा पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। किसको कहेंगे रसायन विज्ञान? कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण धर्म, पदार्थ की संरचना, पदार्थ के संगठन और पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान। परिभाषा में लिखना पड़ गया तो कैसे लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण धर्म, संरचना, संगठन तथा रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान। यानी सारी नहीं लिखनी, पदार्थ के गुण धर्म लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, संरचना लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, संगठन लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया। कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण धर्म, पदार्थ की जो संरचना है, संगठन है तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान। अब हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान का जनक कौन है। देखो, रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान के 2 जनक माने। देखो, एक तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। देखो, 2 रूप में आता है क्वेश्चन, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, और एक आता है आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का जनक, कि इंडिया के अंदर कौन है रसायन विज्ञान का जनक, और एक आता है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन सा। देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक।
आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, इसको क्या बोलते हैं? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, तो इसका है लेवोजियर। वैसे लिखा हुआ रहता है एंटोनी, एंटोनी लगाते हैं इसके नाम से पहले, एंटोनी लेवोजियर। इसका नाम क्या है? एंटोनी लेवोजियर। आपको पूछे कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो हम क्या कहेंगे? एंटोनी लेवोजियर क्या है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता है कि आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक। देखो ऊपर वाले और नीचे वाले में चेंज किया, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है तो एंटोनी लेवोजियर है। और यदि आपको पूछ ले कि आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो देखो कौन है? आचार्य प्रफुल्ल, देखो एक है और लेता चलो, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का जनक कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। यहाँ तक हमने पढ़ा रसायन विज्ञान की परिभाषा पढ़ी, फिर हमने दो जनक पढ़े, एक ये और एक यहाँ पर पढ़ा जनक। एक जनक है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो हम क्या कहेंगे कि एंटोनी लेवोजियर आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक होता है। और आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का जनक तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। देखो ये नाम इंडिया से मिलता जुलता है और ये इंडिया से बाहर का। विदेशी वैज्ञानिकों के नाम अजीब लगते हैं और यहाँ ठीक है कि एंटोनी लेवोजियर आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का जनक, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। और जो एंटोनी लेवोजियर है ये आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व, देखो सबसे पहले हम कृषि क्षेत्र को उठा के लेके चलते हैं। कृषि क्षेत्र में देखो कृषि क्षेत्र में क्या काम आते हैं? उन्नत बीज, बढ़िया क्वालिटी के बीज हो, उन्नत बीज। फिर बीज अच्छी ग्रोथ करे, इसके लिए क्या होना चाहिए? खाद या उर्वरक। खाद उर्वरक अच्छी मिली, बीज भी अच्छे मिले, अच्छी तरह से उग गए, किंतु इन फसलों में क्या लग गया? कीड़ा लग गया। अब क्या करें? कीड़ा लग गया तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? कीटनाशक भी चाहिए। क्या चाहिए? कीटनाशक या रोगाणुनाशक चाहिए। ये तीन चीज होती हैं जो आज के दैनिक जीवन में बहुत बड़ा रोल है इनका। कि सबसे पहले हमें कृषि के लिए क्या चाहिए? बढ़िया क्वालिटी के बीज होने चाहिए। यदि बढ़िया क्वालिटी के हमें बीज मिल गए तो खाद और उर्वरक, उनको उगाने के लिए अच्छी खाद या उर्वरक चाहिए हमें। अच्छी खाद उर्वरक मिलने पर बीज उग गए और अच्छी भली भांति उगे हुए हैं, किंतु उनकी पत्तियों पर या उनके जो तना है उस पर कोई कीड़ा लग गया या उस पर कोई सफेदी आवरण चढ़ गया, मान लो वो मुरझाने लगा, किसी भी प्रकार का उस रोगग्रस्त हो गया, उसको बचाने के लिए हमें कीटनाशक चाहिए। क्या चाहिए? कीटनाशक। तो इन तीनों का जो निर्माण है उसमें कौन भूमिका निभाती है? रसायन विज्ञान ही निभाती है।
तो हम क्या कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले उन्नत बीज, खाद, उर्वरक तथा कीटनाशकों का जो निर्माण किया जाता है वो किसके सिद्धांतों पर आधारित होता है? वो रसायन विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? रसायन विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होता है। अब इसमें ज्यादा बकवास याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मेन चीज याद रखो कि अपने दैनिक जीवन में कृषि क्षेत्र, कृषि के लिए फसल, मान लो कृषि क्षेत्र में क्या फसलें उगाई जाती है। अब फसलें उगाने में सबसे पहले हमें बढ़िया क्वालिटी का क्या चाहिए? बीज चाहिए। यदि बीज हमें बढ़िया क्वालिटी का मिल गया तो अच्छी उगने के लिए मान लो खाद और उर्वरक चाहिए हमें, और खाद या उर्वरक मिलने के बाद में पैदावार, उसकी उपज भी उपज तो नहीं मान सकते, वो अच्छी तरह से उग गए, उपज तो बाद में होगी, कि वो अच्छी तरह से उग गए। उगने के बाद में उस पर कोई यदि कीट पतंगों के द्वारा उसको नुकसान पहुंचने लगा तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? कीटनाशक। तो हम कृषि क्षेत्र में क्या बताएंगे कि कृषि क्षेत्र में काम आने वाले उन्नत बीज, खाद या उर्वरक तथा कीटनाशकों का जो निर्माण है वो रसायन विज्ञान के सिद्धांतों से होता है। कोई दिक्कत हो तो देखो कि कृषि क्षेत्र में काम आने वाले उन्नत बीज, खाद या उर्वरक, कीटनाशकों का निर्माण रसायन विज्ञान के सिद्धांतों से ही होता है, या रसायन विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होता है। किसी भी तरह से लिखो, ठीक है। ये अपना कृषि क्षेत्र हुआ। कृषि क्षेत्र के बाद में हमें चिकित्सा के क्षेत्र में चलते हैं। दूसरा क्षेत्र हम लेके चलते हैं चिकित्सा क्षेत्र। क्या लेके चलते हैं? चिकित्सा के क्षेत्र। अब देखो, जिस तरह से हम कृषि क्षेत्र में चल रहे थे उसी तरह से चिकित्सा क्षेत्र में चले। चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादातर क्या प्रयुक्त होती हैं? औषधियां। क्या प्रयुक्त होती हैं? औषधियां। और औषधियां ज्यादातर किस में होती है? रसायन के रूप में होती है। किसके रूप में होती हैं? रसायन के रूप में। औषधियां किसके रूप में होती हैं? रसायनों के रूप में होती है। अब देखो, वैसे तो हर रोग की औषधियों का निर्माण रसायन विज्ञान के सिद्धांतों से होता है। कि चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली जो विभिन्न औषधियां हैं, क्या है? चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली जो विभिन्न औषधियां हैं उनका जो निर्माण है वो किसके सिद्धांतों पर आधारित होता है? रसायन विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होता है। क्या कहेंगे? चिकित्सा क्षेत्र में क्या? चिकित्सा क्षेत्र में काम आने वाली या प्रयुक्त होने वाली विभिन्न औषधियों का निर्माण रसायन विज्ञान के सिद्धांतों से होता है। किससे होता है? रसायन विज्ञान के सिद्धांतों से होता है। अब देखो, ज्यादातर जो ऐसे रोग हैं वो क्या है? एड्स है, और जो अपना क्या है? कैंसर है। उनको ऐसे रोगों की श्रेणी में लिया जाता है। वैसे तो एक विकट समस्या आजकल कोरोना भी बना हुआ है, किंतु वो तो छोड़ो, एक अलग की बात है, उसका तो अभी तक ज्यादा समाधान भी नहीं हो पाया है। तो देखो, क्योंकि वो म्यूटेशन करके बार बार आ रहा है, तो हम पहले के जो ऐसा रसायन विज्ञान आज नहीं आई, हम पहले की चीज पढ़ रहे हैं, आज की नहीं पढ़ रही है। कि जो रसायन विज्ञान है उसमें ऐसे रोगों के लिए जो औषधियां काम आती हैं वो भी रसायन विज्ञान के सिद्धांतों से ही बनती हैं। ऐसे रोग कौन कौन से? अपने कैंसर है। वैसे ज्यादातर कहते हैं कि कैंसर का कोई उपचार नहीं है, किंतु जब कैंसर फर्स्ट स्टेज में होता है तब तक इसका उपचार संभव है, किंतु जब ये सेकंड और थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है, यानी फर्स्ट स्टेज क्या होती है कि ये जैसे मान लो एक ट्यूमर बनी है, इसका इलाज संभव है, किंतु फिर ये ट्यूमर ऐसे चलने लगी, इस तरह से इसके रोम चलने लगे, तो ये क्या होता है? थोड़ी सी विकट है, यानी ये रेशे देखे जाएंगे कि ज्यादा है या कम। फिर ये रेशे आगे शाखित होकर के इस तरह से गांठों के रूप में फैल जाते हैं। ये कैंसर की कौन सी कंडीशन होती है? ये थर्ड कंडीशन होती है कैंसर की। कौन सी होती है? थर्ड।
तो हम यहाँ देखो बायोलॉजी के रूप में नहीं पढ़ रहे, हमें तो इससे सिर्फ इतना पढ़ना है कि कैंसर एक ऐसा रोग है। क्या है कि कैंसर होता है वो एक ऐसा रोग है, कैंसर ऐसा दे, किंतु फिर भी इसके उपचार के लिए हमें 2 औषधियों को काम में लेते हैं। आपको पूछ लेता है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधियां कौन सी हैं, तो एक तो औषधि है टेक्सोल तथा दूसरी औषधि है सिस्प्लाटिन। कौन सी है? सिस्प्लाटिन। आपको क्वेश्चन करे अगला कि कैंसर के उपचार में काम आने वाली औषधियां कौन कौन सी हैं, तो हम क्या कहेंगे कि कैंसर के उपचार में क्या औषधि काम आती है? टेक्सोल तथा सिस्प्लाटिन। क्या? टेक्सोल तथा सिस्प्लाटिन। अब एक ऐसा रोग और हो गया, कौन सा रोग हो गया? एड्स हो गया। कौन सा हो गया? एड्स। एड्स का उपचार करने के लिए एजिडोथाइमिडिन एक औषधि है, एजिडोथाइमिडिन। एजिडोथाइमिडिन कौन सी है? एजिडोथाइमिडिन, जिसको AZT भी लिखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं अब कि चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न औषधियों का निर्माण रसायन विज्ञान के सिद्धांतों से होता है। फिर हम क्या कहेंगे कि कैंसर तथा एड्स जैसे असाध्य रोगों के उपचार हेतु प्रयुक्त होने वाली औषधियां, कैंसर के उपचार में कौन आती है काम? टेक्सोल तथा सिस्प्लाटिन। तथा जो एड्स होता है उसके उपचार में क्या आएगी? एजिडोथाइमिडिन। कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त टेक्सोल तथा सिस्प्लाटिन तथा एड्स के उपचार में प्रयुक्त एजिडोथाइमिडिन का निर्माण रसायन विज्ञान के सिद्धांतों से होता है। यह अपना दूसरा क्षेत्र हुआ, चिकित्सा क्षेत्र। अब तीसरा क्षेत्र देखो अपना युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में भी काम आती है। इसमें आती है युद्ध क्षेत्र। तीसरा ये अपना युद्ध क्षेत्र। अब आपको पता है युद्ध क्षेत्र में कोई वहां फूल तो बरसाए नहीं जाते हैं, वहां ज्यादातर युद्ध क्या बम के रूप में किया जाता है। तो जैसे अपना जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम का निर्माण, अणु बम का निर्माण, और जो विषैली गैसें, अश्रु गैसें भी होती है, विषैली गैसें भी होती है। जो विषैली गैसें या अश्रु गैसों के जो गोले नहीं दागे जाते हैं, अश्रु गैस, कि युद्ध क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले परमाणु बम, अणु बम तथा विषैली गैसों तथा अश्रु गैसों का निर्माण रसायन विज्ञान के सिद्धांतों से होता है। वैसे अश्रु गैस भी विषैली में मानते हैं। ये 2 होती हैं, एक तो अपने लिया जाता है इस तरह से CCl3 NO2, क्लोरोपिक्रीन के रूप में माना जाता है, वैसे इसको क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं इसको। और एक अश्रु गैस होती है, वैसे अश्रु गैस के रूप में ये मानते। एक मस्टर्ड ऑयल गैस होती है, MI3 होती है, मेथिल आइसोसाइनाइड के रूप में गैस होती है। किंतु इन गैसों के नाम अपने को इतने याद नहीं रखने। क्या नहीं रखने? इनके इतने नाम याद नहीं रखने। तो देखो हम यही कहेंगे कि युद्ध क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले परमाणु बम, अणु बम, विषैली गैसों का निर्माण भी रसायन विज्ञान के सिद्धांतों से होता है। ठीक है ना? वैसे ये गैस आगे 12वीं कक्षा में अध्ययन करेंगे तो आएंगी बहुत काम। ठीक है ना? किंतु आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि युद्ध क्षेत्र में काम आने वाले परमाणु बम, अणु बम, विषैली गैसों का निर्माण भी रसायन विज्ञान के सिद्धांतों से होता है। हम चौथा है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र अब आपको पता है औद्योगिक जो क्षेत्र होता है उसमें कच्चे माल लिए जाते हैं, कच्चे माल, और कच्चे माल को उपयोगी सामग्रियों में बदला जाता है, यानी उपयोगी सामान में बदला जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले
कच्चे मालों को उपयोगी सामान में बदलने की जो प्रोसेस है, यानी ये कह सकते हैं कि कारखानों में या उद्योग धंधों में या औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल को विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा उपयोगी सामान में बदला जाता है। वो भी किसके आधार पर होता है? रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर, कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल को विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा उपयोगी सामान में बदला जाता है। ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है? रसायन विज्ञान के सिद्धांतों से। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रसायन विज्ञान की परिभाषा, फिर पढ़ा रसायन विज्ञान का जनक। जनक को हमने दो रूप में पढ़ा, एक पढ़ा आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, और दूसरा जो जनक हमने पढ़ा था वो जनक कौन पढ़ा? कि आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का जनक और एक आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। कौन है? एंटोनी लेवोजियर। कौन है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। और आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का जनक है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा रसायन विज्ञान के महत्व। सबसे पहला महत्व हमने पढ़ा कृषि क्षेत्र में, कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ। फिर पढ़ा हमने कौन सा क्षेत्र? चिकित्सा का क्षेत्र। चिकित्सा के बाद में हमने पढ़ा युद्ध क्षेत्र, और युद्ध क्षेत्र के बाद में हमने पढ़ा औद्योगिक क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं अगला टॉपिक करवाऊंगा जिसमें पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि पदार्थ होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो किस किस प्रकार से गुण धर्म दर्शाता है अपने, ये सारी बातें हमें कल पढ़ेंगे। फिर सीक्वेंस से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है।